औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से प्रोफेसर राजा वाजिद अली। सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात। शुमारियात गिनती करना, काउंटिंग। इससे पहले भी कुछ अल्फाज आपसे शेयर किए थे। शुमार करना, हमारे ज़िंदगी का एक एक सांस शुमार किया हुआ है। इस ज़िंदगी में हमने जो आमाल करने हैं वो भी शुमार हो रहे हैं, और आखिर में ये आमाल हमें दिखाए जाएंगे, और अगर हमारे दाएं हाथ में मिल गए हमें आमाल तो हम कामयाब होंगे, और अल्लाह ना करे बाएं हाथ वाले नाकाम होंगे। शुमार करना, ज़िंदगी का हर लम्हा और मौत के बाद हर लम्हा। ज़िंदगी और मौत के लिए हम दुआ मांगेंगे अपने रब से कि हमें ज़िंदगी जो हमें गुजारनी है वो कैसी गुज़रे, और उसके बाद जो मौत ने आना है तो वो मौत कैसी आए। इन दो चीज़ों के लिए हम अपने रब से इल्तिजा करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी और मौत के ख़जाने हमारे रब के पास हैं। जिस तरह अता करेगा उसी तरह हमें मिलेगी, लेकिन हमारी दिल में तड़प कैसी होनी चाहिए कि हम अपने रब से कैसे ज़िंदगी गुजारने के लिए मांगें, या हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें। दुआ के अल्फाज, शुरू के अल्फाज वही हैं जो हमने इल्म के लिए दुआ मांगी थी। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुकनी, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रब, मुझे अता कर। मुझे क्या चीज़ अता कर? अल हयात सआदतन, ऐ मेरे रब मुझे ज़िंदगी दे, और ज़िंदगी कैसी? जो सआदत वाली हो, सआदतमंद हो। जब हमारे बच्चों में से कोई सआदतमंद बच्चा होता है तो हम उसका तारुफ़ करवाते हैं कि ये हमारी क्लास में या मेरे बच्चों में सबसे ज़्यादा सआदतमंद है, ये सबसे ज़्यादा कहा मानने वाला है। ऐ अल्लाह तो हमें भी सआदतमंद बना, हम तेरा कहा माने, और हमारी ज़िंदगियों में खुशियाँ और सारी नेकियों भरी ज़िंदगी गुजारें, खुशियों वाली ज़िंदगी गुजारें, जिसमें कोई गुनाह ना हो, कोई गलत काम ना हो। ऐसी ज़िंदगी को हम कहते हैं सआदत। तो अल हयात सआदत, अल्लाह से हमें ज़िंदगी मांगनी चाहिए सआदत वाली। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुकनी अल हयात सआदतन वल मौत शहादतन, और मौत अता कर तो ऐसी जो शहादत वाली हो, जिसके मरने के बाद कोई हमें मुर्दा ना कह सके। अगर कोई हमें ये कहे कि ये शख्स मर गया है, और अगर हमें हमारे रब ने शहादत दी हो, तो हमारा रब कुरान के पारों में दूसरे पारे में कहे, इसे ख़बरदार मुर्दा मत कहना, ये ज़िंदा है और इसकी ज़िंदगी का तुम्हें इल्म नहीं, हमें ऐसी मौत दे। और अगर हम इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलें और मौत आ जाए तो उसको भी हम शहादत वाली मौत कहते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि शहादत सिर्फ़ जंग में हो। इल्म हासिल करने के लिए आप घर से निकले, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी बुज़ुर्ग के पास गए इल्म हासिल करने के लिए, रास्ते में किसी भी हादसे में अचानक सांसें ख़त्म हो जाएं और मौत आ जाए तो हम उसे भी शहादत, हमारा रब उसे भी शहादत कहता है कि ये इल्म के लिए निकला था। तो हमें अपने रब से ज़िंदगी सआदत भरी और मौत शहादत वाली चाहिए, अपने रब से मांगनी चाहिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, तीसरा चैप्टर है मैयर ऑफ लोकेशन या मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। चैप्टर का नाम है और बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। कारवान पब्लिशर की बुक है और अफजाल बेग और मिराजुद्दीन मिर्ज़ा राइटर हैं। चैप्टर नंबर 3.16, तीसरे चैप्टर का 16वां सवाल और उसका ए पार्ट। वो जनाब आपके पास क्या है? 4 a
set of 15 observations, the mean come out to be 17.3। हमारे पास 15 ऑब्जर्वेशन से ये 15 वैल्यूज़ उसने दे दी। उसके बाद क्या किया उसने, उसका मीन मालूम कर दिया। यानी 15 ऑब्जर्वेशन उसके पास हैं, उनका टोटल भी उसके पास है। उसने उसको टोटल को 15 पे तकसीम करने के बाद उसका मीन दे दिया 17.3। आगे जनाब क्या हुआ, लेटर ऑन चेकिंग, कुछ देर बाद, ये सारा काम करने के बाद हमने चेकिंग की तो क्या हुआ, इट इज discovered that an observation 19.5 was incorrectly ऐसा हुआ कि 15 वैल्यूज़ थी, उनका मीन मालूम किया 17.3 आ गया। कुछ देर बाद जब हमने चेकिंग की तो हमें दरियाफ्त हुआ कि एक ऑब्जर्वेशन 19.5 वॉज इनकरेक्टली गलत हो गई। उसकी जगह पर क्या लिखना था, गलत, इनकरेक्टली रिकॉर्डेड। इसकी जगह पर हमारे पास करेक्ट वैल्यू क्या थी, that the correct value was 15.9। 15.9 करेक्ट वैल्यू थी। हमने 15 वैल्यूज़ यहाँ उसने लिखी, उनमें एक वैल्यू जो 17.3 है वो वैल्यू गलत लिख दी। उसकी जगह पे लिखना था 19.5 गलत लिख दी, उसकी जगह पे 15.9 लिखना था। ठीक होगी बात। सवाल क्या बना फिर आपके पास, कैलकुलेट द करेक्ट मीन फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपने करेक्ट मीन मालूम करना है। इसका बी पार्ट भी इसी तरह है, उसमें 2 वैल्यूज़ इनकरेक्ट हो गई हैं, यही काम करेंगे जनाब। सबसे पहली बात हमारे पास गिवन है, वो है n इज इक्वल टू 15 ऑब्जर्वेशन एंड मीन ऑफ द 15 ऑब्जर्वेशन इज 17.3। ये बात हमारे पास गिवन है। इससे हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, इन 15 वैल्यूज़ का सम। यहाँ पे x सपोज करते हैं, x की यहाँ पे वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 वैल्यूज़ थी जनाब। ये 15 वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं, हमें उसने कहा ये n 15 वैल्यूज़ हैं। इन 15 वैल्यूज़ का मीन 17.3 है। हम इससे इन 15 वैल्यूज़ का सम मालूम कर सकते हैं, समीशन x। वो कैसे, एस वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं x बार किसके बराबर होता है, समीशन x ओवर n के। समीशन x ओवर n, x बार की वैल्यू है 17.3, समीशन x हमारे पास मालूम नहीं है, वही तो हमने मालूम करना है। n कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं जनाब, 15। अब ये 15 ऑब्जर्वेशंस इधर डिवाइड हो रही हैं, ये वैल्यू 15 इधर डिवाइड हो रही है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 17.3 इंटू 15 इज इक्वल टू समीशन x। अब हम देखते हैं इन वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 259 समीशन x इज इक्वल टू 2
59.5 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 15 वैल्यूज़ थी इनका सम कितना है, वो है 259.5। अब आगे हमारा क्वेश्चन हमें बताता है कि कुछ देर बाद जब हमने चेकिंग की तो हमें ये दरियाफ्त हुआ कि 19.5 यानी इन 15 वैल्यूज़ में से हो सकता है यहाँ पे एक वैल्यू है 19.5, ये वैल्यू गलत लिख दी। और यहाँ पे लिखना क्या था, तो करेक्ट वैल्यू क्या है 15.9। इसका मतलब है कि वो जब हम डाटा फीड कर रहे थे तो ये 5 इधर से इधर और 9 और 5 ने अपनी जगह चेंज कर ली, ये गलती हो गई हमसे। अब मीन उसने फाइंड कर दिया 15 वैल्यूज़ का, साथ उसने बताया ये गलती थी। वो साथ ये कहता है कि इसकी जगह पर आपने क्या लिखना था, इसकी जगह पर आपने लिखना था 15.9। ये सही वैल्यू है और ये इनकरेक्ट वैल्यू है। अब हमने मालूम क्या करना है, मालूम कैलकुलेट करना है जनाब करेक्ट मीन। हमने मालूम करना है करेक्ट मीन, सही मीन मालूम करना है जनाब। वो तो मीन गलत हो गया ना, जब उसमें एक वैल्यू ही गलत है तो उसका सम गलत हो गया, जब सम गलत हो गया तो उसका मीन भी गलत हो गया। अब सवाल जनाब ये बना कि करेक्ट मीन कैसे मालूम करें। हम देखें कि वो जो पहले 15 वैल्यूज़ थी उनका सम कितना था, उनका सम था जनाब 259.5। अब हमने क्या करना है, ये सम तो गलत हो गया क्योंकि एक वैल्यू गलत थी, करेक्ट सम मालूम करना है, करेक्ट सम ऑफ 15 ऑब्जर्वेशंस। वो कैसे मालूम करेंगे, समीशन एक्स, इनकरेक्ट सम कितना है 259.5, उसमें से वो वैल्यू माइनस कर दे, माइनस 19.5, और जो वैल्यू सही है, जो करेक्ट वैल्यू है वो प्लस कर दें साथ ही 15.9। तो आपके पास समीशन एक्स क्या आया। जब आपने इसमें से माइनस किया, किसे माइनस किया, 19.5 को माइनस किया और 15.9 को आपने ऐड किया, तो आपके पास आ गया 255.9। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 255.9। ये हमारे पास करेक्ट टोटल आ गया। अब करेक्ट मीन मालूम करने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे, करेक्ट मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। करेक्ट टोटल कितना है मेरे पास 255.9 और डिवाइडिंग बाय वैल्यूज़, क्योंकि एक वैल्यू उसमें माइनस की थी और एक वैल्यू हमने उसमें ऐड कर ली। तो जब हमने एक वैल्यू माइनस और ऐड की तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं आया। पहले 15 थी, माइनस करने से 14 हो गई, एक वैल्यू ऐड की तो फिर 15 हो गई, तो हमने इसको 15 पे डिवाइड कर लिया और जवाब हमारे पास आ गया 17.06। तो करेक्ट मीन हमारे पास कितना आया 17.06। ये एक बहुत ही आसान सवाल था आप लोगों के लिए। इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए, और वो है क्वेश्चन नंबर 16 का बी पार्ट। अभी हमने ए पार्ट किया है, बी पार्ट भी कुछ इसी तरह का सवाल है, लेकिन उसमें यहाँ पर एक वैल्यू गलत हो गई थी, इनकरेक्ट लिखी गई थी, वहाँ पे एक से ज़्यादा 2 वैल्यूज़ हो जाएं, 3 हो जाएं, तरीकाकार यही होगा, लेकिन हम उसको देखेंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए। जनाब क्वेश्चन नंबर 16 और बी पार्ट, अ कंप्यूटर कैलकुलेट अ मीन ऑफ 1542 फ्रॉम 20 ऑब्जर्वेशन। इसका बी पार्ट, अ कंप्यूटर कैलकुलेट अ मीन, क्या हुआ 42 फ्रॉम 20 ऑब्जर्वेशंस।
इट वॉज लेटर, उसी तरह का सवाल, इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड it is discovered at the time of checking that he had copied down two values as 45 and 38। ये गलत हो गई कॉपी करते हुए, इनकी जगह पे where's the correct values were 35 and 58। 35 and 58। क्वेश्चन वही है जनाब, फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ मीन। सॉल्यूशन अगर हम देखें तो यहाँ पर भी कुछ उसी तरह का सवाल है। सबसे पहले ये कहता है कि कंप्यूटर ने कैलकुलेट किया एक मीन। कितना है मीन जनाब? 42 फ्रॉम 20 ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब n इज इक्वल टू 20 है। थोड़ी देर बाद हमारे पास उसी तरह का डाटा बना लेते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 ऑब्जर्वेशंस हैं। 20 ऑब्जर्वेशंस हैं, इन 20 ऑब्जर्वेशन का मीन 42 है। हुआ क्या कि हमने ये सारा काम करने के बाद जब दोबारा चेकिंग की तो हमने देखा कि यहाँ पे एक वैल्यू थी, वो थी 45, और इसके नीचे सपोज कर लेते हैं या कोई और कहीं पे भी वो दूसरी वैल्यू 38। ये दो वैल्यूज़ लिखने में गलत हो गई। इसकी जगह पर सही वैल्यूज़ क्या लिखनी थी? दो वैल्यूज़ 45 एंड 38, ये दोनों वैल्यूज़ गलत हो गई हैं और सही वैल्यूज़ थी 35 एंड, यहाँ पे लिखी हुई है 35, ये सामने 35 एंड 58। इनकी जगह पर 35 और यहाँ पे 58 लिखना था। तो उसी तरीके से यहाँ से इसका सम मालूम करेंगे। उस सम में से ये दोनों वैल्यूज़ माइनस कर देंगे और इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो करेक्ट सम आ जाएगा, और उसको 20 पे डिवाइड करेंगे तो करेक्ट मीन आ जाएगा। हम स्पीडली देखते हैं। एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं कि मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मीन? मीन की वैल्यू है 42 और यहाँ पे समीशन एक्स हमने मालूम करना है, एन है 20। 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ जनाब? 42 के साथ, इज इक्वल टू समीशन एक्स। यहाँ पे समीशन एक्स इज इक्वल टू 42 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो आंसर आ जाएगा 840। ये 840 जो है इन 20 वैल्यूज़ का सम आ गया 840। अब हमने क्या करना है? अब हमने करेक्ट टोटल मालूम करना है। टोटल, करेक्ट टोटल कैसे मालूम होगा? करेक्ट टोटल मालूम करने के लिए हमारे पास इनकरेक्ट टोटल मौजूद होना चाहिए। उसमें से क्या करेंगे? समीशन एक्स हमारे पास 840 है, उसमें से हम इनकरेक्ट वैल्यूज़ को माइनस कर देते हैं, -45 -38, और साथ ही प्लस कर देते हैं 35 + 58। हमने इनकरेक्ट टोटल में से
दोनों की दोनों वैल्यूज़ जो 45 और 38 है उन्हें माइनस कर दिया और ऐड किया किन्हें, दो वैल्यूज़ जो सही थी वो कौन सी थी, 35 एंड 58। इन दोनों को जब हमने ये कंप्लीट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, वो हमारे पास आ गया समीशन x इज इक्वल टू 850। अब ये करेक्ट टोटल मिल गया जब हमारे पास 850, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो करेक्ट मीन आ जाएगा। उसने पूछा हुआ था करेक्ट मीन, तो करेक्ट मीन मालूम करने के लिए करेक्ट मीन कैसे मालूम करेंगे, x बार इज इक्वल टू समीशन x ओवर n। अब ये समीशन x कौन सा यूज़ करेंगे, क्या आप ये वाला यूज़ करेंगे समीशन x या फिर ये वाला, क्योंकि हमने हेडिंग दी है करेक्ट मीन की, तो करेक्ट टोटल 850 ओवर 20, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 42.5। ये था जनाब क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा टॉपिक अर्थमेटिक मीन जो हम काफ़ी अरसे से पढ़ रहे थे वो कंप्लीट होता है। ये हमने 16 सवाल किए। सपोज़ करते हैं कि हम हर सवाल के 2 पार्ट, बाजू का तो 3 या 4 पार्ट भी हमने पढ़े, तो हम अगर 2 पार्ट भी सपोज़ करें तो ये तकरीबन 32 क्वेश्चन या 32 प्लस क्वेश्चंस बन जाते हैं अर्थमेटिक मीन की प्रैक्टिस के। इसके बाद हमारा नया टॉपिक शुरू होता है जिसका नाम बहुत से बच्चों को पहले से मालूम होगा, क्योंकि जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने यहाँ सीखा था कि इस चैप्टर में हमने एवरेज की 5 टाइप्स पढ़नी है। उन 5 टाइप्स में से आज हमारी पहली टाइप वो कंप्लीट हो गई है, और उन 5 टाइप्स के नाम भी हमें आते थे शुरू में जब हमने पढ़ा था। पहली टाइप या एवरेज वो था जनाब अर्थमेटिक मीन, नंबर 2 ज्योमेट्रिक मीन, और नंबर 3 हार्मोनिक मीन। आज हम ज्योमेट्रिक मीन को शुरू करते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन किसे कहते हैं। जनाब ज्योमेट्रिक मीन, जैसे अर्थमेटिक मीन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। और अगर हम गौर से देखें तो इसका फार्मूला था समीशन x ओवर n। इसका मतलब सारी वैल्यूज़ को सम करके उसको डिवाइड n पे डिवाइड, यानी कि जो फार्मूला है उसी को हम अंग्रेज़ी में डिफ़ाइन करेंगे तो वो उसकी डेफिनेशन बन जाएगी। यहाँ पे भी हम ज्योमेट्रिक मीन में, हार्मोनिक मीन में, मीडियन में, मोड में, कहीं पे भी अगर हमें फार्मूला आता होगा तो हम उसको डिफ़ाइन करें तो डेफिनेशन बन जाएगी, अगर डेफिनेशन को फार्मूले में ड्राइव करें तो फार्मूला बन जाएगा। अब जैसा कि हमारे पास यहाँ पे 2 मेथड हैं ज्योमेट्रिक मीन सॉल्व करने के। नंबर 1 हमारे पास है, उसकी डेफिनेशन पहले लिखते हैं, द एंटी लॉग ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द लॉगरिथमिक वैल्यूज इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। ये जनाब इसकी पहली डेफिनेशन हो गई। अब हम इसकी दूसरी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है, पॉजिटिव nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव वैल्यूज इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। ये 2 डेफिनेशंस हैं। अगर हम बात करें पहली डेफिनेशन की तो ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल, अकॉर्डिंग टू
this definition to derive the formula of geometric mean. ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला इस डेफिनेशन के मुताबिक, इस डेफिनेशन का पहला लफ्ज़ देखें जी क्या है, एंटीलॉग। तो ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूले में भी हम पहला लफ्ज़ एंटीलॉग लिखेंगे, एंटीलॉग। एंटीलॉग के बाद दूसरा लफ्ज़ है ऑफ। ऑफ अमूमन हम ब्रैकेट्स को कहते हैं, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, एंटीलॉग के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है? ऑफ द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन किसे कहते हैं? यानी ब्रैकेट में अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? किसी भी चीज़ का सम कर लिया जाए, किसी भी चीज़ का यहाँ पे सम करें और उसको n पे डिवाइड कर दें तो वो अर्थमेटिक मीन होगा। एंटीलॉग लिख लिया, अर्थमेटिक मीन का स्केच बना लिया। एंटीलॉग ऑफ यानी एंटीलॉग के साथ मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यू क्या है? वो है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का स्केच क्या है? समीशन x तो x का अर्थमेटिक मीन, समीशन y तो y का अर्थमेटिक मीन। अब किसका अर्थमेटिक मीन? अर्थमेटिक मीन ऑफ, अर्थमेटिक मीन ऑफ। ये दोबारा ऑफ आया तो उसके लिए यहाँ ब्रैकेट डाल दी, ऑफ द लॉगरिथमिक वैल्यूज़, ऑफ द लॉगरिथमिक वैल्यूज़। लॉगरिथमिक वैल्यूज़ का मतलब होता है कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल x है तो उसके साथ लॉग लगा दें, उसकी हर वैल्यू का लॉग ले लें, x की हर वैल्यू का लॉग लें, उसके बाद उसका सम करें और फिर उसे n पे डिवाइड करें, तो ये अर्थमेटिक मीन होगा लॉगरिथमिक वैल्यूज़ का। तो लॉगरिथमिक वैल्यूज़ का अर्थमेटिक मीन का एंटीलॉग ले लेंगे तो इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। ये आपने बड़े गौर से पढ़ना है, समझना है, देखना है कि हमने डेफिनेशन से ड्राइव किया फार्मूला और फार्मूले से डिफाइन करेंगे डेफिनेशन। समीशन ऑफ समथिंग ओवर n इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। तो डेफिनेशन हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, एंटीलॉग of the arithmetic mean of the logarithmic values is called geometric mean। ये जो फार्मूला हमने लिखा है, ये फार्मूला हमने लिखा है अनग्रुप डेटा के लिए, अनग्रुप डेटा। अगर ग्रुप डेटा हो तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होगा? ग्रुप डेटा में ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला वही फार्मूले के मुताबिक एंटीलॉग of arithmetic mean of summation f। जब हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे ग्रुप डेटा की। तो ग्रुप डेटा की बात करेंगे तो उसमें तो फ्रीक्वेंसी आती है जनाब। तो यहाँ पे समीशन f इंटू यहाँ पे log of x, वही जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास log ऑफ x की, उनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनका सम करेंगे, समीशन f पे डिवाइड करेंगे, तो ये कहलाएगा अर्थमेटिक मीन ऑफ द लॉगरिथमिक वैल्यूज़। अर्थमेटिक मीन ऑफ द लॉगरिथमिक वैल्यूज़, ये जो ब्रैकेट में लिखा, ये अर्थमेटिक मीन ऑफ द लॉगरिथमिक वैल्यूज़ फॉर ग्रुप डेटा, और ये अर्थमेटिक मीन ऑफ द लॉगरिथमिक वैल्यूज़ फॉर अनग्रुप डेटा। और इनका अगर हम एंटीलॉग ले लें तो वो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। दूसरी डेफिनेशन हमने क्या लिखी? दूसरी डेफिनेशन हमने लिखी पॉजिटिव nth रूट। पॉजिटिव nth रूट हम यहाँ पे देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल है? nth रूट किसे कहते हैं जनाब? हम ऐसे इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे 3 लिख दें तो इसे कहते हैं क्यूब रूट। यहाँ पे 4 लिख दें तो 4th रूट। अब इस कॉर्नर के ऊपर हम लिखेंगे n, तो ये nth रूट बन जाएगा। अच्छा, स्क्वायर रूट बच्चे अमूमन इस तरह लिख देते हैं, ये स्क्वायर रूट है, ये कभी स्क्वायर रूट नहीं होता। जब तक आप इसका ये कॉर्नर नहीं बनाएंगे तो ये रूट नहीं बनेगा। इसलिए क्योंकि यहाँ पे nth रूट था तो यहाँ पे हमने nth रूट लिखा। पॉजिटिव, जब पॉजिटिव का लफ्ज़ होता है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगा देंगे। पॉजिटिव nth रूट ऑफ द
प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव वैल्यूज़, यानी कि हमारे पास एक वैल्यू x1 है, दूसरी वैल्यू x2 है, तीसरी वैल्यू x3 है, और इसी तरह ये चलती जाएंगी xn इन तक। और ये याद रखें कि ये जो x की वैल्यूज़ हैं ये पॉजिटिव हैं, कोई भी एक वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ये रूल है अर्जमेट्रिक मीन में। बाज़ औक़ात वो ये कहता है कि x की वैल्यूज़ देता है 5, 6, -3, 2, 5, कहता है ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें। अब इसमें एक वैल्यू माइनस में आ गई है, और ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन में है कि पॉजिटिव वैल्यूज़, n पॉजिटिव वैल्यूज़, तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम कहेंगे ज्योमेट्रिक मीन कैन नॉट बी फाइंड बिकॉज सिंगल वैल्यू इज़ नेगेटिव। ये हमारे पास फार्मूला बन गया। इसको दूसरी फॉर्म में लिखने का तरीका ये है कि यहाँ पे हम लिखें x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू सो ऑन xn। इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें और उसकी पावर 1/n ले लें। ये फार्मूला हमने किसके लिए पढ़ा? ये हमने पढ़ा ज्योमेट्रिक मीन अनग्रुप डाटा के लिए, अनग्रुप डाटा। अब हम ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डाटा के लिए पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डाटा। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला, अगर ग्रुप डाटा है तो फिर क्या होगा? फिर यहाँ पे हम nth स्क्वायर रूट तो लेंगे, लेकिन n हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? समेशन f, समेशन f, ये हमारे पास n होता है, और बीच में हम क्या लिखेंगे? x1 इंटू x1 रेज टू पावर f1, x2 रेज टू पावर f2, x3 रेज टू पावर f3 अप टू सो ऑन। कहाँ तक चलेंगे? xn इंटू रेज टू पावर fn। या फिर हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसका दूसरा तरीका हम ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पे हम ब्रैकेट डाल लेते हैं, इसके ऊपर लिखेंगे 1/समेशन f, और बीच में लिखेंगे x1 रेज टू पावर f1, x2 रेज टू पावर f2, x3 रेज टू पावर f3 अप टू सो ऑन। कहाँ तक? xn रेज टू पावर fn। और ये फार्मूला आपके लिए है ग्रुप डाटा। ये था आज का हमारा टॉपिक, ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन और उनके फार्मूलों के साथ। डेफिनेशन और उनके फार्मूले। ज्योमेट्रिक मीन, उसकी एक डेफिनेशन ये है, इसको कहते हैं लॉगरिथमिक डेफिनेशन, और इसे कहते हैं बेसिक डेफिनेशन। अगर वो सवाल में कहे कि ये क्वेश्चन सॉल्व करें बाय यूजिंग बेसिक डेफिनेशन, तो इन फार्मूलों को इस्तेमाल करेंगे। अगर वो कहे बाय यूजिंग लॉगरिथमिक वैल्यूज़ या लॉगरिथमिक मेथड, तो फिर ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। और अगर उसने कुछ भी ना कहा हो तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आप जिस मर्ज़ी मेथड से सॉल्व कर लें। आज हमने ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशंस को पढ़ा और उसके साथ हमने उसकी फार्मूलों को पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रॉपरली, इसके न्यूमेरिकल्स और आगे इसको कैसे करते हैं, और साथ साथ हम ज्योमेट्रिक मीन के साथ साथ हम अर्थमेटिक मीन की साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। जिस सवाल में अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों बातें पूछी होंगी तो हम वो दोनों करेंगे ताकि हमारे अर्थमेटिक मीन की प्रैक्टिस हो जाए और ज्योमेट्रिक मीन हमें समझ आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आज का लेक्चर आपका यहीं पे वाइंड अप करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अज़ीज़ तुलबा व तालबात आपको इस लेक्चर का एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा, और अगर कोई कमी पेशी रह जाती है तो उस कमी को दूर करने के लिए जब आप खुद बैठ के अपने जहन के साथ उस क्वेश्चन पे जो आपको नहीं समझ आ रहा उसको सीखने की कोशिश करेंगे, तो इस लेक्चर की सुनी हुई बातों में से ही आपको कोई एक ऐसा क्लिक मिलेगा कि आपकी वो प्रॉब्लम जो कमी पेशी होगी वो दूर हो जाएगी।
और उम्मीद करता हूँ कि इन तमाम क्वेश्चंस को, यानी 16 क्वेश्चन आपने कंप्लीट करने हैं मिराजुद्दीन मिर्ज़ा की किताब में से, और ये डेफिनेशन को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक मीन की न्यूमेरिकल्स को करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सब सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।